नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस 2.0 पर। ये हमारे चैनल की पहली क्लास है। तो DLS 01 की क्लासें भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी DLS 04 की करवा रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास है। इसमें आपको थ्योरी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने की 99% से है। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा हम थ्योरी से शुरू करते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पेड़ की छाया या पुस्तक। प्राचीन काल में इसका संबंध ग्रीक भाषा के बिब्लियोथेका से भी रहा है। पुरानी अवधारणा। पहले पुस्तकालय को केवल पुस्तकें सुरक्षित रखने का संग्रह करने का स्थान माना जाता था। यानी कि पहले जो पुस्तकें थी पुराने समय में पुस्तकालय को केवल पुस्तकें सुरक्षित रखने का संग्रह माना जाता है। उसे कोई उपाधि नहीं दी गई थी। और आधुनिक अवधारणा देखिए, आज पुस्तकालय एक जन संस्था या सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पुस्तकों को केवल रखने के बजाय उनके उपयोग और जन सेवा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी कि आजकल की जो आधुनिक अवधारणा है उसके ऊपर है कि पुस्तकालय को जन संस्था, यहाँ पर सिर्फ पुस्तकालय को संग्रह के रूप में नहीं बल्कि उनके उपयोग और जन सेवा का महत्वपूर्ण बल दिया है। डॉक्टर SR रामानाथन अपने DLS 01 में आपने पढ़ा भी होगा डॉक्टर SR रामानाथन के बारे में। इन्होंने पढ़ा था। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जिसका काम पुस्तकों को सुरक्षित रखना ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सुलभ यानी कि आसानी से उपलब्ध कराना है जो उनका उपयोग करना चाहते हैं। अर्थात पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जिसका काम पुस्तकों को सुरक्षित रखना ही नहीं बल्कि उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ या आसानी से उपलब्ध कराना है। जैसे अगर हम पुस्तकों को उनके कोड के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उनको ढूंढ पाना भी आसान होता है। तो पुस्तकालय के कार्य और समाज में भूमिका के बारे में पढ़ते हैं हम। तो पुस्तकालय आधुनिक समाज में कई महत्वपूर्ण काम करता है। साहित्यिक और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण, समाज के ज्ञान, संस्कृति और इतिहास के आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। जैसे कि अभी कोई इतिहास के बारे में कुछ पुस्तकें रखी गई हैं या फिर पीछे की चीज़ें, युद्ध, विश्व युद्ध या अन्य कोई भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको सुरक्षित रखना, यानी कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें पढ़ सके। क्योंकि अगर हमें बिना पुस्तकालय इधर उधर रख देंगे तो वो फट जाएंगे या फिर ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। तो उन्हें सुरक्षित रखने का भी काम पुस्तकालय ही करता है, जिससे कि आगे पीढ़ियों को पढ़ने का मौका मिले। शिक्षा में भूमिका या स्कूल कॉलेज की औपचारिक शिक्षा को खुद से पढ़ने वाले लोगों की अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे अभी कॉलेज स्कूलों में पुस्तकालय हैं, उनमें कुछ बच्चों की रुचि होती है पढ़ने की तो वो खुद जाकर भी पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं अवकाश के समय का सदुपयोग। जैसे कि स्कूल कॉलेजों या अन्य कभी भी आपने जब समय मिलता है या फिर कोई पीरियड खाली होता है तो बच्चा पुस्तकालय में जाकर अपनी इच्छा अनुसार बुक्स पढ़ सकता है। तो लोगों को खाली समय में स्वस्थ मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाने के लिए साथ में देता है। लोकतांत्रिक मूल्य और समानता, जैसे कि पुस्तकालय में बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग की सभी नागरिकों को मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर ज्ञान देना, जिससे समाज में समानता और जागरूकता आती है। अर्थात पुस्तकालय लोगों में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर ज्ञान देता है, जिससे समाज में समानता और जागरूकता बनी रहती है। हम पढ़ते हैं पुस्तकालय के प्रकार, टाइप ऑफ लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय के प्रकार में जन पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक का मतलब कि आप समझ रहे हो, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। इसका मतलब है जनता का या जनता के द्वारा या जनता के लिए। यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पढ़ने आ सकता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ आपको। जैसे कि पब्लिक पार्क, यहाँ पे सभी लोग समान बिना किसी भेदभाव के आ जा सकते हैं। उसी प्रकार पुस्तकालय में बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों को निःशुल्क पढ़ने आ सकता है। या शैक्षणिक पुस्तकालय, जैसे कि विद्यालय, कॉलेज, इन संस्थाओं से जुड़ा है। इसमें 3 रूप है: विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो विद्यालय स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। पुस्तकालय में जो छात्र और शिक्षकों की जरूरतें पूरी करता है, यानी कि वहाँ बच्चे बिना किसी रोक और बिना किसी बेझिझक से पढ़ सकते हैं, जो समय पर साधन उपलब्ध करवा देता है। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय या किसी खास विषय, सरकारी विभाग या रिसर्च सेंटर के लिए होता है।
जैसे इसरो किसी विशेष इंडस्ट्री का। यहाँ करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, दोस्तों इस CAS की फुल फॉर्म आप याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म है वो है करंट अवेयरनेस ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन जो पिछले साल का पेपर था GO4 का, उसमें अति गुणात्मक पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखना। और SDI जैसी सेवाएं दी जाती है। SDI की भी एक फुल फॉर्म है, जो मैं आपको आगे जैसे भी आएगा क्वेश्चन में तो आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा और भी इसके साथ थोड़ा उसका बताना भी है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय यह पूरे देश का शीर्ष और सबसे बड़ा पुस्तकालय होता है, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल सबसे बड़ा, जो देश की हर छपने वाली पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए संभाल कर रखता है। यानी कि देश विश्व में जो या हर देश में छपने वाली कोई बुक या स्पेसिफिक बुक को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखता है, इसे जल्दी ही खत्म नहीं देता। इसे सालों साल, जैसे हमारा इतिहास आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एक स्थायी किसी बुक में लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आज हमें उपलब्ध है, वरना किसी ऐसे भी लिख के रख दिया जाता तो आज हमारा इतिहास कब का मिट गया होता। तो ये पुस्तकालयों में कोई बुक रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक पुस्तकालय की बदलती भूमिका। तो आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर के आने वाले पुस्तकालय पर डिजिटल हो गया है, यानी कि अब आजकल का जो पुस्तकालय है वो मॉडर्न पुस्तकालय है। मॉडर्न के रूप में जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट की अत्यधिक बढ़ने के कारण, उपलब्धता बढ़ने के कारण ये इंटरनेट हो गया। यहाँ पे ऑफलाइन काम बहुत कम हो रहा है। इन्हें केवल किताबों की जगह नहीं बल्कि सूचना और ज्ञान का केंद्र माना जाता है। जब प्रिंटेड किताबों के साथ साथ ई-बुक्स, डिजिटल डेटाबेस और ऑनलाइन सर्चर का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पुस्तकालय विकास के पाद तत्व। भारत जैसे विकासशील देशों में पुस्तकालय के विकास में रुकावटें ये हैं, जैसे कि निरक्षरता, अनपढ़ता के कारण लोग पुस्तकालयों का महत्व नहीं समझ पाते और उनका उपयोग नहीं कर पाते। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पुस्तकालय का मतलब पता ही नहीं है। उन्हें पुस्तकालय का मतलब तो तब पता होगा ना, कि उन्हें पुस्तकें पढ़नी है, उनके लिए तो सब समान है। तो आर्थिक साधन की कमी, यानी कि सरकारी या संस्थाओं द्वारा पर्याप्त बजट या फंड न मिल पाना। अभी भी हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं विद्यालय कॉलेजों में पुस्तकालय पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, या फिर वहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, सभी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। तो ये एक प्रकार से सरकारी या संस्थाओं द्वारा बजट या फिर नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इसलिए वो उपलब्ध नहीं हुई है। तकनीकी और भारतीय भाषा अनुसंधान की कमी। वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की अच्छी किताबें स्थानीय भाषाओं में कम, यानी कि तकनीकी विषयों की अच्छी किताबें हैं जो हमारी, जो हम भाषा में पढ़ना चाहते हैं या लोकल भाषाओं में हमें उपलब्ध नहीं है। तो पुस्तकालय चेतना या भाव। आम जनता में लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की आदत या जागरूकता की कमी, जैसे कि हम दैनिक क्रियाओं में देखते हैं, आम जनता में पुस्तकालय में जाकर पढ़ने की रुचि बहुत कम है। तो इसके चलते भी पुस्तकालय विकास में ये बाधक तत्व है। नीतियों और पुस्तकालय अधिनियम की कमी। सभी राज्यों में कड़े पुस्तकालय कानून लागू न होना। कहीं यानी कि राज्यों में पुस्तकालय के लिए कड़े कानून लागू नहीं है। इसलिए हम पढ़ेंगे पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। यह क्या है? यह सरकार द्वारा बनाया गया कानून होता है, जो राज्य या देश में पुस्तकालय में व्यवस्थित रूप से चलाने, उन्हें कानूनी सुरक्षा देने और उनके बजट का सही इंतजाम करने के लिए जरूरी है। पुस्तकालय उपकरण। इस अधिनियम के तहत सरकार जनता से टैक्स के रूप में एक छोटा सा हिस्सा लेती है, जैसे कि पुस्तकालय में पढ़ने वालों के लिए जिन्हें गवर्नमेंट पुस्तकालय में जाती है तो उनसे ज़्यादा शुल्क न लेकर कुछ शुल्क लिया जाता है, या फिर किसी बुक दी जाती है तो निःशुल्क या कुछ सामान्य सा शुल्क लेकर दिया जाता है, तो वो जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता है। और उसका उपयोग सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और किताबों के रख रखाव के लिए किया जाता है। जैसे भारत में स्थिति। भारत में सबसे पहला मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, याद रखना, 1948 में पास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे राजस्थान सहित अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया। सर्वप्रथम जो भारत का आया वो पहला मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये आपने हमारे DLS 01 में पढ़ा था, जो डॉक्टर रंगानाथन ने दिए थे। डॉक्टर SR रंगानाथन ने 1928 में 5 बुनियादी नियम दिए थे, जो पुस्तकालय विज्ञान पर आधारित है। पुस्तक के उपयोग के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज। किताबें सिर्फ अलमारी में बंद रखने के लिए नहीं है, बल्कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय का स्थान सही जगह पर हो और खुलने का समय सुविधाजनक हो। तो देखिए दोस्तों, मैं अपनी इच्छा अनुसार कि आपको धीरे पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को लगे कि मेरी स्पीड धीरे है तो इसे 1.5 पर चला सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी की एक साथ इसी तरह पढ़नी चाहिए। कुछ स्पीड में भी चलाते हैं वीडियो, कुछ धीरे भी पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप उसकी स्पीड एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। एवरी रीडर हिज या हर बुक। समाज के हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो या वृद्ध, उसकी रुचि के अनुसार
पुस्तकें पढ़ने की सामग्री मिलनी चाहिए। जैसे कि हम पुस्तकालय जाते हैं, लगभग हमें कहानी की बुक्स ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम उन्हें पढ़ना चाहते हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती कुछ बार। तो डॉक्टर रंगानाथन ने ये 5 सूत्र दिए कि हमें उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बुक उपलब्ध करवाई जाए या सामग्री मिलनी चाहिए। अभी आगे शुरू करते तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि पुस्तकालय की हर किताब किसी न किसी पाठक तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मुफ्त दवार प्रणाली और किताबों की सही प्रदर्शनी जरूरी है। पाठक का समय बचाएं। पाठक का समय बहुत कीमती है, उसे अपनी पसंद की किताबें ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं। इसके लिए बेहतरीन वर्गीकरण, सूचीकरण और संदर्भ सेवा होनी चाहिए। जैसे कि अभी कोरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें वी को हिस्ट्री लिखा गया है, तो जैसे ही उसका कोड के अकॉर्डिंग जल्दी बुक्स ढूंढी जा सकती है। उनका कहने का मतलब यही है कि पाठक का समय बचाया जाए और बुक्स उन्हें जल्दी मिल जाए। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक जीवन संस्था की तरह है जो हमेशा बढ़ती रहती है। इसमें किताबों की संख्या, पाठकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती है, इसलिए इसका नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कि पुस्तकालय अभी हम देख सकते हैं, कोई पुस्तक लिख रहा है या किसी ने पुस्तक लिख दी है, तो पुस्तकें लिखने वाले पाठक, पढ़ने वाले और लिखने वाले पाठक नहीं, लेखक और पाठकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आगे शुरू करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण। तो पुस्तकालय वर्गीकरण 2 प्रकार का है, ये हमने पढ़ा भी है पीछे DNS में, और अभी भी दोबारा पढ़ा देते हैं। इसका अर्थ है पुस्तकालय में आने वाली हजारों लाखों किताबों को उनके विषय के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। क्योंकि हम इन्हें ऐसे एक के साथ एक या किसी अन्य से मिक्स करके रख देते हैं, तो उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्हीं को एक स्पेसिफिक कोड के अकॉर्डिंग रखा जाता है तो उन्हें ढूंढना भी आसान होता है। इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण किया। द्विबंधु वर्गीकरण, कोलन क्लासिफिकेशन, CC, ये डॉक्टर रंगानाथन द्वारा दिया गया था, ये हमने पढ़ा भी है, और ये शायद पीछे अभी आया भी था जुलाई के 2025 के जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसमें आया भी था ये क्वेश्चन। इसे डॉक्टर SR रंगानाथन द्वारा 1933 में बनाया गया था। यह पूरी तरह से भारतीय पद्धति है जो 5 मूलभूत श्रेणी PMAST पर आधारित है। PMAST तो आपको पता ही है, पर्सनैलिटी और मैटर और एनर्जी, स्पेस और टाइम। इनके अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी प्रैक्टिकल एग्जाम देकर आए उन्हें पता भी है, इनके साइन भी वगैरह भी पता है, और हमने पढ़ा भी है, हमें याद भी है। तो अभी डेवी डेसिमल वर्गीकरण, इसे मेलविल डेवी ने 1876 में दिया। मेलविल डेवी ने दिया। यह अमेरिका में बनाया गया था। इसके ज्ञान जगत को 00 से 999 तक के मुख्य वर्गों में बांटा गया। जैसा को आपको पता भी है, अभी प्रैक्टिकल में 3 वॉल्यूम बुक्स थी, 1, 2 और 3। इनके कोड के अकॉर्डिंग जैसे कि 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगना वगैरह आपने पढ़ा भी है, आपको पता भी है। तो ये 2 वर्गीकरण की पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, कोलन क्लासिफिकेशन और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC। अभी पुस्तकालय सूचीकरण अर्थ। पुस्तकालय सूचीकरण अर्थ, यह पुस्तकालय की किताबों की एक व्यवस्थित सूची यानी कि इंडेक्स कार्ड होती है। जैसे किसी किताब में शुरुआत में कंटेंट पेज होता है, वैसे ही पूरी लाइब्रेरी की किताबों की जानकारी देने वाले मार्गदर्शक को कैटलॉग कहते हैं। जैसे कि हम किसी बुक को खोलते हैं तो उनके पहले पेज पर आपको इंडेक्स दी होती है। इंडेक्स आप जानते हैं, जहाँ पे आपको पूरी किताब में मतलब कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, किस पेज पे दिया होता है। उसी प्रकार पूरी लाइब्रेरी की किताबों की जानकारी जिस देने वाले मार्गदर्शिका को कैटलॉग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मैं ये भी देख लेते हैं। यदि पाठक को केवल लेखक का नाम, किताब का नाम पता हो या विषय पता हो तो वह पूरी सूची देखकर तुरंत जान सकता है कि किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं, या किस रैंक में रखी है। तो यानी कि अगर पढ़ने वाले पाठक को लेखक का नाम, किताब का नाम या विषय पता हो तो वह पूरी कैटलॉग कार्ड को देखकर बता सकता है कि यह किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं। मुख्य कोड, इसके लिए AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल और डॉक्टर रंगानाथन द्वारा बनाए गए CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का उपयोग किया जाता है। अब पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम एक या 2 टॉपिक के बाद हम इस यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमने एग्जाम में आने की 99% चांस है, संभावना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये PDF बनाई है पूरी रात जागकर, और भी
थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आगे की वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगी। एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करवाकर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल भी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पुस्तकालय प्रबंधन पढ़ते हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट, जैसा कि आपको मैनेजमेंट का तो पता ही होगा, यानी कि पुस्तकालय के संसाधनों, किताबें, बजट, कर्मचारी को इस तरह उपयोग करना कि पाठकों को सबसे बेहतरीन सेवा मिल सके। पुस्तकालय के विभिन्न विभाग, सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी। अब आपकी विभाग, इस विभाग का काम पुस्तकालय के लिए नई किताबें चुनना, उन्हें खरीदना और उनका कार्ड बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना होता है। उन्हें खरीदना और उनका रिकॉर्ड रखना होता है। तकनीकी विभाग, यहाँ किताबों का वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाता है ताकि किताबें अलमारी में सही जगह रखी जा सके। परिसंचरण विभाग, यह लाइब्रेरी का सबसे व्यस्त काउंटर होता है जहाँ पाठकों को किताबें उधार दी जाती हैं और वापस जमा की जाती हैं। यानी कि परिसंचरण विभाग वो है जहाँ पाठक या हमारे जहाँ जब हम पुस्तकालय में जाते हैं तो जहाँ से हम किताबें लेते हैं या फिर जहाँ पर हम वापस जमा कराते हैं तो उसे परिसंचरण विभाग कहते हैं। निरीक्षण विभाग, इसका काम किताबों को रैंक में सही क्रम में सजाकर रखना, धूल मिट्टी से बचाना और फटी हुई किताबों की बाइंडिंग करवाना है। संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस, जब कोई पाठक पुस्तकालय में आता है और उसे अपनी पसंद की जानकारी या किताब नहीं मिल पाती, पसंद की जानकारी जानकारी की किताब नहीं मिल पाती, तब पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा उसकी जो व्यक्तिगत सहायता की जाती है उसे संदर्भ सेवा कहते हैं। जैसे कि हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें हमारी पसंद की या जानकारी की किताबें नहीं मिल पाती तो पुस्तकालय कर्मचारी या फिर वहाँ पे जो भी कर्मचारी है उसके द्वारा जो व्यक्तिगत हमें जो सहायता प्रदान की जाती है उसे संदर्भ सेवा कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तैयार संदर्भ सेवा यानी कि रेडी रेफरेंस सर्विस। इसमें पाठक के ऐसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं जो तुरंत कुछ मिनटों में खोजे जा सकते हैं। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या इस सवाल का बजट कितना है। इसके लिए डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया या ईयर बुक का उपयोग होता है। दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, इसमें ऐसे जटिल सवाल होते हैं जिनका जवाब ढूंढने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं। यह सेवा ज्यादातर शोधकर्ताओं या विशेषज्ञों को दी जाती है। सूचना सेवाएं, इंफॉर्मेशन सर्विस, CAS या STA। देखो ये मैंने बताया भी था आपको CAS के बारे में, करंट अवेयरनेस सर्विस। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ये पीछे आई भी हुई है क्वेश्चन। और SDI, सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी फुल फॉर्म याद रखना, यानी कि सामयिक सेवा CS में पढ़ते हैं। सीधा अर्थ, पाठकों को उनके विषय में आ रहे नवीनतम बदलाव या नई किताबों से अवगत कराना। कैसे दी जाती है, लाइब्रेरी में आई नई किताबों की सूची डिक्शनरी पर लगाकर या उनके इंडेक्स पेज की फोटोकॉपी पाठकों को भेजकर, यानी कि सीधा CS। तो करंट अवेयरनेस सर्विस, CS का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पाठकों को उनके विषय में आ रही नवीनतम बदलाव, यानी कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं उसके अंदर कोई नवीनतम बदलाव या उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर या उस विषय के अंदर कोई नई बुक आई है तो उससे अवगत कराना, करंट अवेयरनेस सर्विस CS का होता है। अभी हमें कैसे दी जाती है ये सेवा, हमें कैसे दी जाती है, तो लाइब्रेरी में आई नई किताबों की सूची डिस्प्ले बोर्ड पर लगाकर या इंडेक्स पेज की फोटोकॉपी पाठकों को भेजकर, यानी कि जो पढ़ते हैं उन्हें भेजकर दी जाती है। चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDA। सीधा यह CS, ये करंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि CS का ही एक रूप है, लेकिन यह व्यक्तिगत होती है, यानी कि यह किसी पर्सनल व्यक्ति को दी जाती है, जो मतलब कि हम जैसे किसी बुक को लेने गए हैं तो यह उसे ही दी जाती है। जैसे कि हम किसी, तो यह यूजर प्रोफाइल, ये इसकी सूचना पूरे डैशबोर्ड या इस पर लगा के नहीं जाती है, तो किसी पर्सनल व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कि हम कोई बुक लेने जाते हैं हिस्ट्री की या कोई और, तो उसकी सूचना हमें डायरेक्ट एक यूज़र प्रोफाइल के थ्रू दी जाती है, न कि किसी डैशबोर्ड पर लगा के। तो अभी चलते हैं आगे। तो यह कैसे काम करती है मैं आपको बता दूँ। इसमें पहले हर पाठक की रुचि का यूज़र प्रोफाइल बनाया जाता है। जैसे कि हमारी रुचि अगर कहानी की किताबें पढ़ने का है तो उसकी एक यूज़र प्रोफाइल बनाकर उसमें पाठक की नाम, हमारी रुचि लिखी जाती है। जब भी लाइब्रेरी में हमारी रुचि के अकॉर्डिंग कोई बुक्स या कुछ नए टॉपिक या कुछ और जो भी सूचनाएँ होती हैं तो उसकी जानकारी हमें उसी विशिष्ट पाठक को सूचना दी जाती है, अर्थात कि उसकी जानकारी सिर्फ हमें दी जाएगी, न कि डिस्प्ले बोर्ड पर लगाई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुस्तकालय के प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। पुस्तकालय बजट आगामी वर्ष में पुस्तकालय के खर्चों, किताबें खरीदने, वेतन, बिजली आदि और आमदनी का एक अनुमानित लेखा जोखा तैयार करना। पुस्तकालय के प्रशासनिक कार्य हैं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, पूरे साल भर में पुस्तकालय ने क्या क्या काम किए, कितनी नई किताबें आई और कितने नए पाठक जुड़े, इसका पूरा विवरण तैयार करने में उच्च अधिकारियों को सौंपना। किताबों के भौतिक सत्यापन, साल में एक बार पुस्तकालय की सभी किताबों की गिनती करना ताकि पता चल सके कि किताबें खो गई है या फट गई है। तो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गई है। ये अति लघुत्तम क्वेश्चन भी है, इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न भी है, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न भी है। ये तीनों टाइप के प्रश्न लिखे गए हैं। सिर्फ पहली यूनिट से उठाकर लिखे गए ये क्वेश्चन 99% चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो आपको बता दी जाएगी आपकी सारी नोट्स की वीडियो आपको एक यूनिट की एक ही वीडियो मिलेगी। हो सकता है कोई यूनिट बड़ी है तो उसकी 2 वीडियो मिल जाए और छोटी वीडियो मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। तो आप चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। CS अभी मैंने बताया था, अभी आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी और कहा था अभी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, तो इस बार भी आ सकता है। अभी आप याद रखिए उसकी फुल फॉर्म CS करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक जागरूक सेवा। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को उनके विषय में आ रहे नवीनतम बदलाव और नई पुस्तकों की जानकारी देना है। पुस्तकालय के लिए प्रकार बताइए। पुस्तकालय के प्रकार बताइए। पुस्तकालय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखिए ये मैंने आपको ऊपर थ्योरी में पढ़ाया भी है। और अभी इसमें तो देखो अति लघुत्तरात्मक में पूछा गया है तो हमें इतना ही जवाब देना है, ज़्यादा देना नहीं। अगर यही क्वेश्चन दीर्घोत्तरात्मक में पूछा गया तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिखकर ही आनी है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई भी है। अभी हम क्वेश्चन 3 में पूछते हैं, जन पुस्तकालय में आपका क्या आंसर है? जन पुस्तकालय वह सामाजिक संस्था है जो समाज के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग की पूरी तरह निःशुल्क खुली रहती है। इसमें जनता के लिए जनता द्वारा संचालित केंद्र माना जाता है। जन पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, इसे भी मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको फिर बता देती हूँ। वह सामाजिक संस्था जो समाज के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह निःशुल्क रहती है। उदाहरण मैंने आपको उदाहरण भी दिया था पब्लिक पार्क का। तो हम चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा जो किसी स्कूल या कॉलेज के तय नियम, समय सारणी, पाठ्यक्रम के बिना व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपनी इच्छा और अनुभव से सीखता है। पुस्तकालय स्व अध्ययन के माध्यम से इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें व्यक्ति स्कूल या कॉलेज के तय नियमों, समय सारणी या पाठ्यक्रम के बिना अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन में इच्छा और अनुभव से जो सीखता है, या पुस्तकालय में स्व अध्ययन या सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुस्तकालय विभाग में कोई 2 कारण बताइए। मैं आपको बता दूं, मैंने ये नोट लगा के लिए भी लिखा है कि यह प्रश्न पुस्तकालय विकास या उत्पत्ति के कारकों से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं। पुस्तकालय के विकास और मांग के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। शिक्षा का प्रसार, साक्षरता दर बढ़ने से शिक्षा का प्रसार, साक्षरता दर बढ़ने और लोगों में पढ़ने की रुचि जागने के कारण, लोकतांत्रिक चेतना, नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता और सरकार द्वारा सार्वजनिक ज्ञान केंद्रों को बढ़ावा देना। भारत में पुस्तकालय विभाग के 2 कारक है ये, शिक्षा का प्रसार और लोकतांत्रिक चेतना। अभी क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। भारत में पुस्तकालय विकास के प्रमुख 3 बाधाएं बताइए। 3 बाधाएं हैं। निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता, जो देश में पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उन्हें पुस्तकालय के उपयोग की आदत कम है। और आर्थिक साधन यानी कि बजट की कमी के कारण पुस्तकालय में सही रख रखाव और नई किताबों के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता है। पुस्तकालय चेतना का अभाव, लोगों में लाइब्रेरी जाकर पढ़ने या इसका लाभ उठाने के प्रति जागरूकता कम है। चलिए आगे लघु उत्तर प्रश्न, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी पुस्तकालय होता है जो किसी एक विशेष विषय जैसे कानून, शिक्षा, इंजीनियरिंग या किसी खास वर्ग के पाठकों जैसे दृष्टिबंधित लोग यानी कि जो अंधे होते हैं, जिन्हें दृष्टि यानी कि दिखाई नहीं देता, या सैनिक, उद्योगपति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक या स्पेशल लाइब्रेरी।
शोध पुस्तकालय यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी मुख्य रूप से नए ज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिकों, विद्वानों और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए होता है, जहाँ गहन अध्ययन की सामग्री रखा जाता है। दोनों में मुख्य अंतर तो दोनों में मुख्य अंतर देखते हैं। आधार कि किस आधार पर इनमें अंतर है, या विशिष्ट पुस्तकालय और शोध पुस्तकालय। तो सामग्री यानी कि कंटेंट, इसमें विशिष्ट पुस्तकालय में इसमें मुख्य रूप से पत्र पत्रिकाएं, पेटेंट्स और विशिष्ट रिपोर्ट्स होती हैं। और शोध पुस्तकालय में इसमें पुरानी और नई दोनों तरह की गहन अध्ययन और शोध से जुड़ी पुस्तकें व दस्तावेज होते हैं। पाठक यानी कि यूजर, इसमें पाठक किसी खास कंपनी, सरकारी विभाग या फैक्ट्री के कर्मचारी होते हैं। इसमें पाठक मुख्य रूप से वैज्ञानिक, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। सेवाएं यानी कि सर्विसेज, यहाँ पाठकों को तुरंत अपडेट रखने के लिए CS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI जैसी त्वरित सूचनाएं दी जाती हैं। और शोध पुस्तकालय में यहाँ पाठकों को लंबी अवधि वाली संदर्भ सेवा यानी कि लॉन्ग रेंज या रेफरेंस सर्विस दी जाती है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करते हैं, उनके कार्य और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करकर उनके कार्य और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन करना है। तो आधुनिक समाज में पुस्तकालय की उनकी उपयोगिता और पाठकों के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में है, यानी कि जन पुस्तकालय, फिर जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा है और यह का ये सेम क्वेश्चन में आता है, यानी कि जो क्वेश्चन में उत्तर आ रहे हैं वही थ्योरी है। मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आता है। तो हम जन पुस्तकालय शुरू करते हैं। यह समाज के सभी लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव को बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल मुफ्त खुला रहता है। इसे जनता का या जनता के लिए संस्था कहा जा सकता है। शैक्षणिक पुस्तकालय, यह शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है, जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसका काम छात्रों और शिक्षकों की पढ़ाई, रिसर्च की जागरूकता को पूरा करना है। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, यह किसी खास विषय संस्था जैसे रिसर्च सेंटर, सरकारी विभाग के लिए होता है, जो केवल वहाँ के विशेष को सेवा देता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, यह पूरे देश का मुख्य पुस्तकालय होता है। इसका काम देश में छपने वाली हर किताब और रिकॉर्ड को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। समाज में भूमिका और कार्य, यानी कि इसका समाज में भी इसके आगे वाले ये है ना, कार्य और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन अभी ये बता रहे हैं। तो धरोहर का संरक्षण, समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को किताबों के रूप में सुरक्षित रखना, यानी कि अभी राजस्थान का कल्चर और ये राजस्थान की कला संस्कृति है, ये देख लीजिए। यानी कि एक बुक के अंदर, यानी कि जो बौद्धिक विरासत है, उन्हें किताबों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जानकारी या जान सके। तो अभी आगे पढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम, यह औपचारिक स्कूल या कॉलेज और अनौपचारिक खुद से सीखने वाली दोनों तरह की शिक्षा का बड़ा केंद्र है। खाली समय का उपयोग, लोगों को अच्छे साहित्य के जरिए मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाने का अवसर देता है। प्रजातंत्र की सफलता, जागरूक नागरिक तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के मुफ्त ज्ञान देना। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, विस्तार से समझाइए। भारत जैसी विकासशील देश में पुस्तकालयों के सही ढंग से विकसित न हो पाने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण या बाधाएं हैं। निरक्षरता, ये आपको बताया भी था, हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, आप इसे याद रखिए। तो वैसे बार बार आ रहा है तो आपको याद भी हो गया होगा। अभी शुरू करते हैं। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी ठीक से साक्षर नहीं है, जिससे लोग पुस्तकालय का महत्व नहीं, जैसे कि हम गाँव में या शहरी इलाकों के मुकाबले गाँव में आज भी साक्षरता बहुत कम है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण उन्हें पुस्तकालय का सही महत्व नहीं पता। सीमित आर्थिक संसाधन, लैक ऑफ फंड्स, पुस्तकालयों के पास बजट की बहुत कमी, नई तकनीकी अपनाने, आधुनिक कंप्यूटर लगाने, नई किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही। देखिए तीसरा पॉइंट है स्थानीय भाषाओं में सामग्री की कमी, विज्ञान और तकनीकी
से जुड़ी ज़्यादातर अच्छी पुस्तकें अंग्रेजी में ही होती हैं। भारतीय स्थानीय भाषाओं में इनका अभाव, जैसे कि वैज्ञानिक शोध या जो क्षेत्र किसी शोध की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अन्य जानकारी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जो अच्छी किताबें हैं, जो अच्छे जो किताबें जो लिखी गई है, अच्छी किताबें हैं, वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, यानी कि हमारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं है। इस कारण भी जो बाधाएं उत्पन्न हैं। तो अभी चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, पुस्तकालय चेतना का अभाव। आम जनता में खुद से लाइब्रेरी जाकर पढ़ने या बच्चों को प्रेरित करने की आदत बहुत कम है, जिससे लाइब्रेरी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यानी कि आम जनता जो खुद से लाइब्रेरी नहीं जाती और ना ही बच्चों को प्रेरित कर सकती है, तो प्रेरित करने की आदत उनमें बहुत कम है, जिससे लाइब्रेरी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। बड़े कानून यानी कि कड़े कानूनों की कमी। आज की भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पूरी तरह और कड़ाई से लागू नहीं है, यानी कि जो पुस्तकालय अधिनियम है भारत में वो कड़ाई से लागू या पूरी तरह से यानी कि कड़ाई से लागू नहीं किए गए हैं, जिससे इनके विकास के लिए नियमित टैक्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि कड़े कानूनों से लागू करने पर लोग पुस्तकालय में जाएंगे, उन्हें ज़्यादा नहीं तो कम या निम्न शुल्क में पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो टैक्स के रूप में पुस्तकालय को अच्छे रूप से संचालित करने या उनमें नई किताबें लाने के लिए उनके टैक्स के रूप में जो पैसे मिल रहे हैं वो उपयोग में लिए जा सकें। इसके लिए भी सरकार को बड़े कानून बनाने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमने आपको एक यूनिट करवा दी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ये हमारी यूट्यूब की ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। अगर मुझसे कहीं बोलने में या कहीं कुछ समझाने में दिक्कत हुई है तो बता दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जिस प्रकार हमारे हौसला बढ़ाएंगे उसी प्रकार आगे से आगे मैं आपको वीडियो देते रहेंगे। अभी मैं नई हूँ इस चैनल में और मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ी झिझक है मेरे मन में, तो आप सपोर्ट कीजिए फुल। ऐसे ही आपको मैं पूरा कवर करवा दूँगी सिलेबस, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी मेंबरशिप के, बिल्कुल फ्री। और अगर आपको एक PDF चाहिए तो 22 तारीख तक अभी नीट की परीक्षा के कारण टेलीग्राम पर बैन है, उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए इसी प्रकार। थैंक यू।